नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। सियासी गलियारे में लगातार हम आपको बताते हैं कि प्रदेश में सियासत में हलचल किस तरीके से है, क्योंकि इस गलियारे से कोई भी खबर बच नहीं सकती। कोई भी हलचल अगर होती है तो वो इसी गलियारे में सिमट कर रह जाती है और हम तक वो खबर जरूर पहुंचती है और हम पहुंचाते हैं आप तक सियासी गलियारे के जरिए। तो इसलिए इस आधे घंटे हरियाणा के इस सियासी गलियारे में हमारे साथ टहलिए ताकि आपको पता चले कि राजनीतिक तौर पर क्या उथल पुथल और क्या अपडेट है। चलिए शुरुआत करते हैं सियासी गलियारे की। प्रदेश में सियासी गलियारे में दो बड़ी खबरें हैं और दो बड़ी खबर वो है, एक तरफ बीजेपी के विधायक दल की बैठक और दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायक दल की बैठक। इन्हीं दो खबरों पर सबसे ज्यादा फोकस आज पूरे दिन भर रहा। इधर चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने बताया कि मीटिंग में पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को सभी विधायकों ने बधाई दी। ओम प्रकाश धनखड़ 23 जुलाई को विधिवत रूप से कार्यभार संभाल लेंगे। सीएम ने इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें कही हैं, जरा सुनिए आप। भारतीय जनता पार्टी की इस यात्रा में एक जो नया विषय और जुड़ा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी धनखड़, इन्होंने पदभार संभाला है। विधिवत 23 तारीख को पार्टी का पदभार रोहतक जाकर के संभालेंगे, लेकिन आज विधायक दल की ओर से हमने मिलकर के इनका स्वागत किया है, इनको बधाई दी है, इनको शुभकामना दी है। और विचार विमर्श में निश्चित रूप से बात आई है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में, सरकार में एक जो तालमेल होता है, एक जो फीडबैक होता है, जैसा पहले चल रहा है उसमें और अच्छा आगे गति से चले और सरकार का काम भी सुचारू रूप से जैसा चल रहा है, पार्टी का काम भी सुचारू रूप से चलेगा। पार्टी को और नीचे बूथ लेवल तक बढ़ाने की जो बात है वो आपके नेतृत्व में होगी। पन्ना प्रमुखों तक भी हमारी सारी योजनाएं आगे बढ़ रही हैं, फिर भी जहां कोई कमी है उसको पूरा करेंगे और सरकार के सहयोग के लिए फीडबैक हमको लगातार मिलता रहेगा। क्योंकि तीन आपने कहा कि बड़ी बड़ौदा उपचुनाव है, नगर निगम के हैं, फिर पंचायत चुनाव है, उस लिहाज से भी कितना। देखिए, राजनीतिक पार्टी के नाते से जितने भी ऐसे कार्यक्रम आते हैं सभी अपने आप में चुनौती होते हैं। अब निकट भविष्य में बड़ौदा का उपचुनाव आ रहा है, पंचायतों का चुनाव है, नगर पालिका नगर निगम का चुनाव है। पिछले 6 वर्ष में भी लगातार हमने 2 लोकसभा के चुनाव, 2 विधानसभा के चुनाव, पंचायतों के चुनाव और जींद का बाई इलेक्शन, नगर निगमों के चुनाव, कितने चुनाव आए हैं। भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करती जा रही है, बढ़ाती जा रही है। और आज आपने देखा है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सब पार्टियों से बड़ा दल है। देश में भारतीय जनता पार्टी का काम सब पार्टियों से बड़ा है और न केवल देश में, प्रदेश में, बल्कि मैं कह सकता हूं कि लोकतांत्रिक इस व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी बन गई है। इसको हम सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे। देखिए, विपक्ष के लोगों को जब चीजों की ज्ञान कम होता है, अल्प ज्ञानी जो लोग होते हैं इसी प्रकार से बातचीत करते हैं। आखिर जब ये कह दिया है कि एमएसपी लगातार जारी रहेगा, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने कह दिया, हमने यहाँ से कह दिया, तो उनकी शंका का समाधान करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा कोई इंजेक्शन तो है नहीं कि उनको बता सके हम। जब उन्होंने कह दिया कि एमएसपी लगातार जारी रहेगी, हाँ, एमएसपी से ज्यादा यदि भाव किसी को मिलता है और मंडी से बाहर मिलता है, जो पहले मंडी के अंदर बेचने की बाध्यता होती थी किसान की, उसको स्वतंत्रता मिल गई है कि मंडी के बाहर भी वो बेच सकता है। तो ये स्वतंत्रता ज्यादा अच्छी है कि बाध्यता ज्यादा अच्छी है? किसान को स्वतंत्रता चाहिए, वो मंडी से बाहर कहीं भी बेच सकता है और अपनी फसल को बेचने से पहले, यानी बोने से पहले भी अगर किसी से वो करार करना चाहता है तो वो कांटेक्ट कर सकता है कि उसकी सारी फसल कोई भी एजेंसी, कोई भी व्यापारी, कोई भी समूह उसको खरीद सकता है।
तो किसान का जिसमें लाभ है, किसान को वो काम करने के लिए छूट दे दी गई है। और इन किसानों को सबको बताने समझाने के लिए हमने सरकार की ओर से एक योजना भी बताई है कि हम किसान मित्र योजना बनाएंगे, जिसमें 17,000 किसान मित्रों को, 17 लाख किसानों को बताने के लिए, उनको इस विषय की एक प्रकार से जानकारी देने के लिए हमारा किसान मित्र योजना का जो कार्यक्रम है ये सफल रहेगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने जींद में भी कही थी, और जब जींद में कही थी तो उसका परिणाम आपने देख लिया है। इतनी बड़ी बड़ी बातें वो हर जगह बोलते हैं, उनको बोलने का अभ्यास है, हमको करने का अभ्यास है। हम काम करते हैं, हम किसानों के लिए आज भी, अगर वर्तमान में उदाहरण देता हूं तो पहली बार हमने किसानों को डायरेक्ट पेमेंट के नाते से लाखों लाख रुपया पहली बार किसान के खाते में जमा हुआ है। ये कभी आज तक पहले हुआ? किसान की, एक एक किसान की हम चिंता कर रहे हैं, उसका जो मुआवजा है खराबे का, वो जितना हमने 6 साल में दिया है इतना आज तक किसी कांग्रेस की सरकार ने दिया? हमने बाजरा, सरसों एक एक दाना खरीदा है। उनकी पड़ोस की सरकारें कांग्रेस की, चाहे राजस्थान हो चाहे पंजाब हो, उन्होंने खरीद करके दिखाया? नहीं दिखाया। इसलिए जो प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, तो जो प्रत्यक्ष है वो प्रमाण है, उनके कहने से कुछ नहीं बढ़ता। दो बात, ये मुख्यमंत्री को सुन रहे थे आप, लेकिन अब ये भी जरूरी है कि प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के ओम प्रकाश धनखड़ ने इस विधायक दल की बैठक के बाद क्या कुछ कहा, ये भी सुनते हैं। मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जो अपॉर्चुनिटी मुख्यमंत्री जी ने किसानों को सीधे अपना माल बेचने की दी है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं हुड्डा साहब से पूछना चाहता हूं, क्या ट्रैक्टर में ट्रॉली में रख के किसान अपना प्याज सड़क के किनारे नहीं बेचे? क्या अपने टमाटर नहीं बेचें? क्या अपनी सब्जियां नहीं बेचें? क्या उनको खिलाफ हैं? अगर मेरे खेत में रिलायंस फ्रेश वाला, बिग बास्केट वाला, बिग बाजार वाला कहता है कि आपकी सारी गाजर मैं ले लूँगा, आपके सारे अमरूद मैं ले लूँगा, सारे टमाटर मैं ले लूँगा, तो क्या वो नहीं उनको दें? वो गुमराह करने का प्रयास नहीं करें। ये एक अवसर दिया है किसान को डायरेक्ट मार्केटिंग का, एफपीओज को डायरेक्ट मार्केटिंग का, किसान को डायरेक्ट मार्केटिंग का। हमारे यहाँ दुजाना में बावरिया समाज के लोग प्याज बेचते हैं। अगर उनको मंडी में आके बेचने पड़े तो 1 करोड़ की दुकान खरीदनी पड़ेगी, आड़त का लाइसेंस अलग से लेना पड़ेगा, 20 लाइसेंस अलग से लेने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने उनको आज़ाद कर दिया है कि वो प्याज ले सकते हैं और प्याज बेच सकते हैं। और दूसरी गारंटी तो हरियाणा सरकार से तगड़ी किसी ने दी ही नहीं है आज तक, कि बाजरा खरीदकर, सरसों खरीदकर, एमएसपी पे हर फसल खरीद करके सबसे बेस्ट अगर हरियाणा में ने किया है पूरे देश में, तो इस सरकार ने किया है, हर चीज़ की खरीद करके। इसलिए वो डायरेक्ट मार्केटिंग का जो अवसर एक किसान को दिया है, जो अपनी सब्जियां, फल, अपना कोई भी जो सामान है कहीं भी खड़ा होकर बेचने का जो अवसर दिया, ये किसान के लिए एक मौका है, एक अतिरिक्त मौका है। और पुराना सिस्टम जो है वो ज्यों का त्यों है। जी, तो यहाँ किसान का मसला बेहद अहम है, चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, हर कोई किसान के मसले पर मुखर हो रहे हैं। इधर ओम प्रकाश धनखड़ ने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर यह भी कहा कि कांग्रेस के लिए ये एक चुनौती है, भाजपा के लिए ये एक अवसर है। साथ ही उन्होंने बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा भी किया। जो आप बड़ौदा की चुनौती कह रहे हो, मैं कहूँगा कृष्ण हुड्डा कांग्रेस के थे, हुड्डा साहब के थे। चुनौती कांग्रेस के लिए है, अवसर बीजेपी के लिए है, क्योंकि वो उन्होंने खोया है अपना, उनके यहाँ का प्रतिनिधि चला गया है। हमारे लिए तो वो अवसर है, उनके लिए चैलेंज है बचा पाने का, उनके लिए चुनौती है। बीजेपी के लिए एक अवसर, एक अपॉर्चुनिटी बनी है। पहले भी 6,000 वोट से पीछे रहे थे, और अब जिस लोगों ने समझ लिया है कि 6 साल का अपोजिशन देखकर बड़ौदा की जो हालत है, मैं दौरा करके आया हूँ, निश्चित रूप से बड़ौदा के लोग मन बना रहे हैं कि इस अपोजिशन के मारे थारे के उसमें नारे में कुछ नहीं पड़ा, बहुत देख लिया। कांग्रेस के तो सब लोग टूट टूट के आ रहे हैं। कांग्रेस के तो खुद ऐसी हालत हो रही है कि उनके लोग लिख रहे हैं कि कांग्रेस डिप्रेशन में जा रही है ऊपर से, और इसलिए कहते हैं कुंठा में कितने दिन रह सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेस के लोगों के वाक्यांश सोशल मीडिया पर आप सब ने देखें, और इसलिए वहाँ का युवा नेतृत्व वहाँ से निकल रहा है। चुनौती कांग्रेस के लिए है और बीजेपी बड़ौदा के विकास के लिए कटिबद्ध है। तो इसलिए जो रास्ता सरकार ने बनाया है और जो मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर आह्वान है कि संगठन और सरकार का बेहतरतम तालमेल, तो वर्षों तक हम दोनों को साथ काम करने का अवसर मिला है, साथ पर्यटन करने के अवसर भी हमारे बहुत रहे हैं। एक दूसरे के स्वभाव को, एक दूसरे की आवश्यकता को समझते हुए अपना अपना बेस्ट देने के संकल्प के साथ विधायक दल, सरकार और संगठन जन सेवा में बहुत ही मुस्तैदी के साथ काम करेंगे।
इधर चंडीगढ़ में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की अध्यक्षता में कांग्रेस की विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें बड़ौदा उपचुनाव सहित कई अहम मसलों पर चर्चा की गई। जानकारी के मुताबिक बड़ौदा उपचुनाव के लिए भूपेंद्र हुड्डा ने विधायकों की ड्यूटी भी लगाई है। चुनावी बिगुल बजने से पहले जब चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो जाए तो समझ लीजिए कि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। कमोबेश हरियाणा का हाल भी ऐसा ही है। प्रदेश में बड़ौदा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर तमाम पार्टियों की तरफ से रणनीति तैयार की जा रही है। इसी फहरिस्त में कांग्रेस का भी नाम शामिल है। बड़ौदा उपचुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने विधायक दल के नेता भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में बैठक की। इस बैठक का मकसद सिर्फ और सिर्फ बड़ौदा उपचुनाव था। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ौदा उपचुनाव के मार्फत सभी विधायकों की ड्यूटी लगाई। हुड्डा ने अपने विधायकों को निर्देश दिए कि उपचुनाव में सरकार के खिलाफ किसान विरोधी नीति, बढ़ते अपराध और बेरोजगारी का मसला लेकर जाएं। इसके साथ ही भूपेंद्र हुड्डा ने विरोधियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बड़ौदा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन के लिए जमानत बचा पाना भी मुश्किल होगा। किसानों की बात करते हुए हुड्डा ने बताया कि एमएसपी की गारंटी के बिना किसान हित में नहीं हो सकते हैं सरकार के नए 3 कृषि अध्यादेश। भूपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा कि किसान हित को देखते हुए अध्यादेशों में या तो बदलाव किया जाए या इन्हें वापस लिया जाए। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि उम्मीदवार बड़ौदा में कौन होगा, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि बड़ौदा के लोगों से पूछकर उम्मीदवार तय किया जाएगा। खैर, बैठक हो गई है, जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। अब उन जिम्मेदारियों को निभाने का दौर है, ताकि जिम्मेदारियों का असल रंग बड़ौदा की जनता कांग्रेस को दे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिंवर की रिपोर्ट। और दरअसल जब भी चुनाव आता है, किसान और गरीबों के हित की बात अक्सर नेताओं की जुबान पर ज्यादा दिखती है। किसानों के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने का मुद्दा भी उठता रहा है और अब प्रदेश की एक सीट बड़ौदा पर उपचुनाव है, तो फिर से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का मसला गर्माता नजर आ रहा है। जो स्वामीनाथन की भी रिकमेंडेशन थी ताकि उसको लाभकारी बने, उसकी आमदनी सस्टेनेबल हो, लाभकारी किसान। आज किसान कृषि का धंधा लाभकारी धंधा नहीं रहा है। गूंजा, फिर से गूंजा, स्वामीनाथन रिपोर्ट का मुद्दा फिर से गूंजा। चुनाव कोई भी हो, हर चुनाव से पहले किसान हित की बात होती है, गरीबों के हित की बात होती है। नेताओं के बयानों में गरीबी, बेरोजगारी मिटाने के रसीले बयान बरसते हैं। किसानों के लिए लाभकारी नीतियों के नए नए प्लान बनते हैं। स्वामीनाथन रिपोर्ट भी नेताओं के इन्हीं बयानों में से एक है, जो हर चुनाव से पहले चर्चा में होता है और चुनाव के बाद चर्चा ही बनकर रह जाता है। दरअसल अब नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने स्वामीनाथन रिपोर्ट का राग अलापा है, सुनिएगा। जो स्वामीनाथन की भी रिकमेंडेशन थी ताकि उसको लाभकारी बने, उसकी आमदनी सस्टेनेबल हो, लाभकारी किसान। आज किसान कृषि का धंधा लाभकारी धंधा नहीं रहा है। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या फिर बीजेपी की, याद कीजिए हुड्डा सरकार का कार्यकाल या फिर हरियाणा विधानसभा चुनाव 2014। हर चुनाव में स्वामीनाथन रिपोर्ट के मसले पर सियासत होती आई है और अब प्रदेश की एक विधानसभा सीट बड़ौदा में उपचुनाव होना है, तो फिर से सिर्फ दावों में दम तोड़ती स्वामीनाथन रिपोर्ट वाले बयान में नई ऊर्जा आ गई। क्योंकि हुड्डा साहब ने सरकार की तरफ से किसानों के लिए लागू किए गए 3 अध्यादेश को लेकर हमला बोला, तो उसके साथ साथ स्वामीनाथन रिपोर्ट की भी याद आ गई। हुड्डा ने कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती है, लेकिन आय तो सिर्फ 2 ही तरीकों से दोगुनी हो सकती है, एक तो पैदावार बढ़ाने से और दूसरा लागत के मुताबिक। हुड्डा ने कहा कि इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है। ये किसानों दुगना आमदनी की बात करते हैं। किसान की दुगनी आमदनी कब होगी? 2 ही तरीके हैं और कोई तरीका नहीं है। एक तो उसकी पैदावार बढ़ाई जाए, ऐसी टेक्निक ले आई जाए जिससे पैदावार बढ़े। उसके लिए बहुत चीज़ों की जरूरत है, खाद की, पानी की, अभी तो अच्छा बीज हो, अच्छे पेस्टिसाइड्स हो।
दूसरा जो है पैदावार बढ़ाओ, और दूसरी जो उसकी हो सकती है वो उसको लागत के हिसाब से, जो लागत है जमा 50% मुनाफा दो। भूपेंद्र हुड्डा ने बताया कि स्वामीनाथन की सिफारिशों से किसानों को लाभ मिलेगा। हुड्डा ने स्वीकार किया कि उनकी सरकार के समय जिस कमेटी के वो अध्यक्ष थे, उनकी भी सिफारिश थी कि किसानों को लाभ मिले। लेकिन सवाल तो यही है हुड्डा साहब कि आप कमेटी के अध्यक्ष थे और आप फिर भी अपनी सरकार में स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू नहीं कर पाए। आप पर भी ऐसे ही बीजेपी ने कई प्रहार किए थे और आज आप बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। किसानों के नाम पर राजनीति की जाती है, सियासत की रोटियां से की जाती है और खेत में पसीना बहाकर दुनिया का पेट भरने वाला किसान राजनीति की चपेट में बस चौपट होता रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। चलिए, हमने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की बात कर ली, अब जेजेपी और इनेलो की बात करते हैं। जेजेपी की तरफ से राष्ट्रीय और प्रदेश इकाई को भंग करने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि महज 1.5 साल में इतना बड़ा बदलाव खुद में सवाल है कि आखिर क्यों जेजेपी की इकाइयों को यह नौबत आई कि उसे भंग करना पड़ा। राजनीति को शह और मात का खेल कहा जाता है। यहाँ एक पासे की काट सामने वाले के पास हमेशा तैयार रहती है। देखिए, सिर्फ 1.5 साल पहले बनी जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय और प्रदेश इकाइयों को भंग कर दिया है। इतनी जल्दी इकाइयों को भंग करना कई सवाल खड़े कर रहा है। पार्टी को चाहिए नए चेहरे। सिर्फ 1.5 साल में इतना बड़ा बदलाव क्यों? क्या पिछली कार्यकारिणियों की परफॉर्मेंस का हुआ आकलन? क्या पार्टी अब ढूंढ रही है भरोसेमंद चेहरे? इन सभी सवालों का जवाब अगर जांचने की कोशिश करें तो शायद हाँ में ही जवाब होगा। लेकिन सबसे आखिरी सवाल का जवाब सबसे पहले। दरअसल करीब 1.5 साल पहले जब जेजेपी का गठन हुआ तो ज्यादातर इनेलो के कार्यकर्ता चश्मा छोड़ चाबी को थामे दिखे थे। इन वर्कर्स ने मेहनत की और पहली बार में ही 10 सीटों तक पार्टी को पहुंचा दिया। सत्ता में साझेदार होने के बाद आकलन का दौर शुरू हुआ और अब जेजेपी सिर्फ उन्हीं लोगों को आगे लाएगी जो इस पूरे कार्यकाल के दौरान शिद्दत के साथ जुड़े रहे और निष्ठा के साथ काम किया। जी, शिद्दत, निष्ठा जैसे शब्दों का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पहले कुछ समय में ही चाहे करनाल हो या हिसार या सिरसा, जेजेपी को उसी पार्टी ने झटका दिया जिससे इसने अपना झंडा और डंडा अलग कर लिया था। एक तरफ जहां कांग्रेस और बीजेपी चंडीगढ़ में बड़ौदा उपचुनाव की रणनीति तैयार करने में जुटी है, तो वहीं जेजेपी इस पशोपेश में है कि भरोसा किस पे किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी, तो ये है सियासी गलियारा। सियासी गलियारे में चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इंडियन नेशनल लोकदल हो या फिर जेजेपी, हर किसी की खबर हम आप तक पहुंचाए। जो भी अपडेट रहा उस अपडेट से हमने आपको रूबरू कराया। उम्मीद करते हैं कि आपको सियासी गलियारे में हमारे साथ टहलकर अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल कुछ और अहम और बड़ी खबरों के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।